हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है जूम पर? वेरी गुड। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। देखो, कोई भी एलिमेंट है उसका एक से ज़्यादा आइसोटोपिक फॉर्म हो सकता है। आइसोटोप पढ़ाया था। आइसोटोप क्या होता है? सेमी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। यानी कोई एक एलिमेंट है और उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो सबका मास नंबर डिफरेंट होगा तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। यानी एटॉमिक मास डिफरेंट है, सेमी एलिमेंट के आइसोटोप से एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसका एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक एलिमेंट के आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज वैल्यू जब हम लेते हैं तो उसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है। कोई एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया और पाँचों सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए, तो एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो कि उस स्टूडेंट का पर सब्जेक्ट में कितना आया, तो जितने मार्क्स आए सबको जोड़ करके और 5 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज वैल्यू मिल जाता है। उसी तरह से जितने भी आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट के, उसका आइसोटोपिक एटॉमिक मास जो होगा सबको जोड़ करके और जितने आइसोटोप हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता है। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूला को किस तरह से यूज करते हैं वो हम लोग समझेंगे। तो देखो भाई, पहले एक बार और मैं देख लूँ कोई और भी स्टूडेंट अगर आया हो। कुछ आए हुए हैं, टाइम से आया करो भाई जितने भी जूम पर देख रहे हो। तो देखो भाई, यहाँ एक हम फार्मूला लिखते हैं। एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में एवीजी लिखा, एटॉमिक मास एटी लिख दिया, मतलब एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक फार्मूला है और वो फार्मूला कुछ इस तरह से m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 एंड डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। देखो ये आगे भी जा सकता है। ये m1 और n1 क्या है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। मान लो कि कोई एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप है जिसका कि एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये m1 जो है ना, और ये जो m2 और m3 है, ये सब एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास किसका? ऑफ आइसोटोप्स। m1 पहले वाले का, m2 दूसरे आइसोटोप का और m3 तीसरे आइसोटोप का, ये एटॉमिक मास दिया हुआ है। m1 m2 m3। अगर 2 आइसोटोप है तो 2 बार m1 m2, अगर 3 है तो 3 बार m1 m2 m3, अगर 4 आइसोटोप रहेगा तो m1 भी होगा, m2 भी होगा, m3 भी होगा और m4 भी होगा। बड़ा सिंपल। ये n1 n2 n3 क्या है? n1 n2 और n3 ये सब क्या है भाई? देखो इसी को बढ़िया समझना है। इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस बाय एटम ऑफ आइसोटोप्स और रिलेटिव नंबर ऑफ आइसोटोप्स। क्या इसका अर्थ है? पहले टर्म को समझते हैं। मान लो कि कोई एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो तीनों आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एक का m1, दूसरे का m2 और तीसरे का m3। अब परसेंटेज अबंडेंस क्या है? n1 n2 n3 क्या है? तो n1 n2 परसेंटेज अबंडेंस का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का 100 एटम कहीं से लिया गया, 100 एटम्स। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 100 एटम कहीं से लिया गया
उस 100 एटम में से पहला जो आइसोटोप है उसकी जो संख्या वो N1 है, दूसरी की संख्या N2 है और तीसरी की संख्या N3। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब पाया जाना, कितना परसेंटेज नेचर में पाया जाता है आउट ऑफ 100 एटम। जैसे हमने किसी एक एलिमेंट का लिया और उसके 3 आइसोटोप हैं, तो एक का परसेंटेज जो होगा 100 में से उसको N1 कह दिया, दूसरे का N2 कह दिया और तीसरे का N3। जैसे मान लो पहले वाले का 90% है, दूसरे वाले का 3% है, तो कितना हो गया 90 और 3 93 93। तो तीसरे वाले का 7 होगा, सबको जोड़ करके कितना 100 होना चाहिए। यानी बेसिकली परसेंटेज अबंडेंस यानी 100 आइटम हम उस एलिमेंट का ले, उसमें से N1 N2 N3 उस 100 आइटम में तीनों जो आइसोटोप्स है उनकी संख्या है आउट ऑफ 100 में। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। और ये जो लिखा वो रिलेटिव नंबर ऑफ आइसोटोप्स, रिलेटिव नंबर किसका, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आइसोटोप्स। जैसे अभी हमने क्या बोला था, 100 एटम लिया, समझोगे न्यूमेरिकल से तो हम लोग समझेंगे। 100 एटम हमने किसी एक एलिमेंट का लिया है कि नहीं, और इसमें जो था 3 तरह के आइसोटोप थे उस एलिमेंट का, जिसमें कि पहले का परसेंटेज 100 में से जो भी आता है उसको परसेंटेज कहते। N1 का वैल्यू कुछ मान लिया कि 90 है, N2 का वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मान लो ये 3 है, तो N3 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 के बराबर, है कि नहीं। तो ये परसेंटेज अबंडेंस हुआ। इसी को हम रेशियो लिख सकते थे। रेशियो क्या होता, लिख सकते थे ये यदि 90 है तो ये 3 है तो ये 7 है, 90:3:7। यानी कि 100 एटम में इसका 90 पहले वाले का, दूसरे वाले का 3 और तीसरे वाले का 7। तो चाहे वो परसेंटेज अबंडेंस हो, चाहे वो एटम का रेशियो हो, जैसे अगर कह दिया कि कुछ एटम लिया उन तीनों आइसोटोप्स का, इस एलिमेंट के जो 3 आइसोटोप्स हैं उसका लिया गया तीनों जो हैं आइसोटोप्स और रेशियो दे दिया 2:3:4। इसका अर्थ क्या हुआ, 4 3 7 2 9, यानी 9 एटम लिया जाए तो पहला वाला आइसोटोप 2 एटम है, दूसरा वाला 3 एटम है और तीसरा वाला 4 एटम है। रेशियो का मतलब ये आउट ऑफ कितना, 4 3 7 और 2 9, 9 एटम में से 2 पहला वाला ये N1 हो गया, ये N2 हो गया और ये N3 हो गया। यानी रेशियो कुछ ऐसे भी दे सकता है, हमेशा ही आउट ऑफ 100 देगा कोई जरूरी नहीं है। आउट ऑफ 100 दे रहा है तो उसको परसेंटेज कह दिया, और सिंपल अगर रेशियो दे दिया तो उस रेशियो को भी N1 कहेंगे, N2 कहेंगे और N3 कहेंगे। यानी ये जो फार्मूला है एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप के लिए हुआ, यदि 2 आइसोटोप होता तो सोच सकते हैं कि फार्मूला क्या होता। 2 आइसोटोप होता तो फार्मूला, ये सब हम लोग न्यूमेरिकल से तो समझेंगे। 2 आइसोटोप होता तो फार्मूला हो जाता M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तीसरा आइसोटोप है ही नहीं। 3 है तो 3 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो ये तुम्हारे पास फार्मूला हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक एलिमेंट का जिसमें कि एक से ज़्यादा आइसोटोप शामिल होते हैं। तो इसको मैथमेटिकली बच्चे ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ये भी पूछता है सिग्मा। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब जोड़ होता है, समेशन। MINI, ऐसे MINI, इसका अर्थ हुआ कि M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, एंड डिवाइड बाई सिग्मा NI। सिग्मा NI, सिग्मा NI का मतलब जितने भी आपने एटम्स लिया है आइसोटोप्स का सबको जोड़ देना है। अगर 100 लिया है तो N1 प्लस N2 प्लस N3 का वैल्यू जोड़ के कितना होगा 100। तो परसेंटेज अबंडेंस इसमें समझना बहुत जरूरी है, 100 में से कितना एटम किस आइसोटोप का है, और रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या सिंपलेस्ट रेशियो है उन आइसोटोप्स का। अब एक चीज और पकड़ना है, अच्छा बच्चा ये भी देखता है, एटॉमिक रेशियो यानी एटम का रेशियो दे दिया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या परसेंटेज अबंडेंस बाय एटम। देखो नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो जो मोल का रेशियो होगा वही एटम का रेशियो होगा। एटम कैसे निकालते हो, मोल गुने एवोगाड्रो नंबर, है कि नहीं। एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है,
यानी नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल कहे या बाय एटम कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कहे या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, यानी रेशियो जो होगा वो सेम ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, और इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल से ना, तो हर चीज़ एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जाता है कि किस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। समझने वाली बात मैं फिर कह रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कोई एक एलिमेंट है, उसका एक से ज़्यादा आइसोटोप्स है, दो हो सकता है या दो से ज़्यादा हो सकता है। डिफरेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे, है कि नहीं, और उनका परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ रहेगा। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब 100 एटम में से कितना, तो जो परसेंटेज अबंडेंस है उसको हमने N1 N2 N3 कहा, और M1 M2 M3 जो है वो डिफरेंट जो आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक मास ये दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज अबंडेंस भी दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू को पुट करके एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे, बढ़िया से इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला से आपका सारा न्यूमेरिकल एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेट होने वाला है। एक चीज़ और, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, इसको हम लोग एटॉमिक वेट भी कह देते हैं उस एलिमेंट का, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी एवरेज एटॉमिक मास, किसी भी एक एलिमेंट का आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसको हम लोग एक डिफरेंट नाम एटॉमिक वेट के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे, जो कि एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। कितना आइसोटोप होगा सर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइसोटोप किस एलिमेंट का कितना होता है ये रटने वाली भी बात नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कभी भी कोई एलिमेंट की बात करेगा तो उसके सारे आइसोटोप के बारे में जानकारी दे देगा। अब न्यूमेरिकल से सारा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं, सब समझ में आता है। कोई भी एक टॉपिक को सिस्टमैटिक पढ़ते हो तो हर चीज समझ में आता है। टर्म समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्या टर्म लिखा गया है। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयरन exists in 3 isotopic forms. Fe, Fe54, देखो ऐसे लिख देगा, या तो Fe54 यहां पर लिखा है, इसका मतलब पावर नहीं हुआ, मतलब ये Fe54 का मतलब ये हुआ कि वो वाला आइसोटोप हुआ जिसका कि एटॉमिक मास जो है 54 के बराबर है। Fe56 एंड Fe57 ऐसे लिखा रहता है। समझना है क्वेश्चन को कि कैसे लिखा रहता है। ये 54 बाएं तरफ भी ऊपर में लिखा हुआ रह सकता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकता था Fe54, अर्थात वो वाला आयरन जिसका कि एटॉमिक मास 54 है। इसी को ऐसे भी लिख सकता था Fe54। तो ये तीनों ही लिखने का तरीका है, वो तीनों ही तरीके आपको बढ़िया समझ लेना। ये नहीं कि Fe में से 54 को घटा दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो तीनों तरीके को बढ़िया से हम लोग समझते हैं, ऐसे लिखने का तरीका होता है। यानी बेसिकली आयरन है, ये बात तो पता चल गया। इसके 3 आइसोटोप दे दिया, जिसका कि ऊपर में जो लिखा बेसिकली क्या, ऊपर में जो लिखा रहता है वो लिखा हुआ रहता है मास नंबर, और हमने बताया है कि मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास के बराबर होता है। देखो एटॉमिक मास का वैल्यू डेसिमल में हो सकता है, क्योंकि उसमें मास इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है और न्यूट्रॉन का होता है, तो डेसिमल में हो सकता है। लेकिन
मास नंबर एक प्योर नंबर होता है, वो कभी डेसिमल में नहीं। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो जोड़ते हैं ना उनका मास, वही लगभग एटम का मास हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। तो यही हम कह रहे हैं कि मास नंबर का वैल्यू एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर होगा ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और एटॉमिक मास फ्रैक्शन में यानी कि डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन मास नंबर हमेशा ही एक प्योर नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। सम है ना दो इंटीजर का। तो ये क्या दिया है, ये दिया है मास नंबर। सर ये मास नंबर दिया, क्या हम इसको एटॉमिक मास ले सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि एटॉमिक मास और मास नंबर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम। अलग से अगर मास एटॉमिक मास नहीं दिया, अलग से अगर एटॉमिक मास नहीं दिया, ये कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। अलग से अगर एटॉमिक मास नहीं दिया तो जो मास नंबर है वही हम एटॉमिक मास भी ले लेंगे। यानी एक बात तो क्लियर हुआ कि आयरन का पहला आइसोटोप का एटॉमिक मास को 54 लेना है, ये 56 लेना और ये 57 लेना है। विथ परसेंटेज अबंडेंस, देखो अबंडेंस लिखा, अबंडेंस का मतलब पाया जाना। 100 एटम में से कौन आइसोटोप कितना है उसको हम लोग परसेंटेज अबंडेंस कह रहे हैं। विथ परसेंटेज अबंडेंस 90%, 5%, 90% एंड 5%। देखो जोड़ करके 100 हो रहा है, 90, 5, 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस क्रम में ये आइसोटोप लिखा उसी क्रम में आपका ये परसेंटेज अबंडेंस भी दिया। पहला वाला का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का तीसरा। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, किसका, आयरन का। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जिसको फार्मूला वाला M1 N1 ये सब पता है तो यहां से डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में सबके लिए हम बड़े ही साधारण तरीके से बता रहे, और एक बार सीख लोगे तो जो हम लिख रहे उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखते के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो सब बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास जो आइसोटोप है आयरन का उसको लिख लेते हैं, आयरन का आइसोटोप है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास। ये जो ऊपर में जो लिखा रहता है वही एटॉमिक मास हमें लेना है, एटॉमिक मास, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चे, इसके बाद हमें लिखना है परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस, अगर परसेंटेज अबंडेंस में दिया तो परसेंटेज अबंडेंस, या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम दिया तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यानी रेशियो जो भी दिया, यहाँ परसेंटेज अबंडेंस की बात कर रहा है। ये क्या है, आयरन 54 आइसोटोप है, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, जो ऊपर में लिखा वही है। सर ये लिखा रहेगा, बिल्कुल लिखा रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका एटॉमिक मास हो गया 54। पहला वाला का एटॉमिक मास को M1 कह दिया, और इसका परसेंटेज अबंडेंस पहला वाला का पहला 5% है, ये 5 जो आया उसको क्या कह दिया, N1 कह दिया। इसी तरह से जो दूसरा वाला आइसोटोप है Fe 56, तो इसका एटॉमिक मास कितना 56, ये जो लिखा है वही एटॉमिक मास है भाई। और इसका एटॉमिक मास को M2 कह दिया, पहला वाला को M1, दूसरे वाला को M2। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना 90%, 90 इसको क्या कह दिया, N2 कह दिया। यानी 100 एटम यदि लें तो पहला वाला 5 एटम होगा, दूसरा वाला आइसोटोप 90 एटम होगा, इसका अर्थ ये होता है। चलो तीसरे वाले की बात करते हैं, कौन है, Fe57। इसका एटॉमिक मास कितना जो ऊपर में लिखा है, और क्या 57, क्या कह दिया इसको, M3 कह दिया। एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास, तीनों आइसोटोप का एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है बच्चे, तो 5 के बराबर, इसको क्या कह दिया, N3। यानी सबका आपको एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज करस्पॉन्डिंग मिल गया, अबंडेंस। ये तीनों जोड़ करके जितने भी आइसोटोप है सबको जोड़ करके 100 होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 हो सकता था कि कहता कि 3 आइसोटोप है, इन दोनों का परसेंटेज दे दिया, ये नहीं दिया, तो नहीं भी दिया तो भी आप लिख सकते हैं कि तीनों को जोड़ करके ये 95 हुआ था, 100 होना चाहिए तो ये 5 होगा, लेकिन दे दिया तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ये क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया था। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है,
एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला भी लिखवाया। कितने आइसोटोप है? 3, तो 3 बार लिखना है m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3। 3 है तो 3 बार, 2 रहता तो 2 बार, 4 रहता तो 4 बार, एंड डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, है कि नहीं? यानी इसी फार्मूला में जो टर्म है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन तुम्हारा तुरंत ही सॉल्व हो गया। करते हैं ना m1 n1, m1 है 54 54, n1 5, इसे से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे सीधे फार्मूला पुट कर देना है 56 मल्टीप्लाइड बाई 90 एंड प्लस 57 मल्टीप्लाइड बाई 5, है कि नहीं? और सबको डिवाइड हमने कर देना है किससे? n1 प्लस n2 प्लस n3। जोड़ो कितना? 100। परसेंटेज का मतलब 100, जोड़ने पर 100 ही आएगा नीचे में। ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, ये आ जाएगा 56 पॉइंट या ऐसे कुछ 55.95 ऐसे आ जाता है, उसको देख लेना। 55.95 जो भी कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आएगा वही उसका एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। कैलकुलेट कर लिया फटाक से, उसका वैल्यू को हमने लिख दिया और वही आपका आंसर आ जाएगा। है कि नहीं आसान? स्क्रीनशॉट लो, एक बार हम फिर से इसको बताएंगे। सबको क्लियर है बच्चे? बहुत सिंपल सा चीज है। मोल कॉन्सेप्ट में डिफिकल्ट जो आपने चीज पढ़ा था नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का, उसके रिस्पेक्ट में तो बड़ा आसान लग रहा है। आइसोटोप्स है डिफरेंट, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइडेंटिफाई कर लिया एटॉमिक मास को, तो जो भी आइसोटोप्स थे उसके एटॉमिक मास को m से रिप्रेजेंट किया। पहला वाला का m1, दूसरे का m2, तीसरे वाले का m3, और जो परसेंटेज अबंडेंस उसको n1 n2 n3 कह दिया। पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का वैल्यू को पुट कर दिया, और उसके बाद सीधा फार्मूला है m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 एंड डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये एवरेज एटॉमिक मास उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको मिल गया। अब इसी फार्मूले पर तरह तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो उन डिफरेंट तरीकों की बात करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन कितने प्रकार का पूछता है। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, इसको तो कितने तरीके का पूछे, फार्मूला आपको आता है, समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेट करना है, आप आंसर तुरंत ही बता सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, गुना भाग होता है, तो गुना भाग तो आप सीख ही रहे हैं बहुत ही बेसिक से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा कह रहा है, एन एलिमेंट exists in two isotopic forms with atomic mass 15 and 18. Their ratio is 9:1। एटॉमिक रेशियो, कौन सा रेशियो? एटॉमिक। कुछ नहीं भी दिया तो एटॉमिक रेशियो ही ले लेंगे, मोलर रेशियो भी कह सकता है, अभी सिखाया था। एटॉमिक रेशियो की बात करें या मोलर रेशियो की बात करें, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन के करने के ढंग में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये मोलर रेशियो लिखा रहे या एटॉमिक रेशियो लिखा रहे,
क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, सेम ही क्वेश्चन कहा जाएगा। अगर एटॉमिक रेशियो 9:1 है तो मोलर रेशियो यानी मोल का रेशियो, मोलर का मतलब मोल का रेशियो भी 9:1 ही होगा। क्यों भाई, तुक्का थोड़ी है। कैसे होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो रेशियो तो सेम ही होगा। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, ये कैलकुलेट आपको करना है। क्या फर्क है पहले और दूसरे क्वेश्चन में? पहले और दूसरे क्वेश्चन में फर्क ये है, हम देंगे करने के लिए बेटा, करने के लिए देंगे, चिंता मत करो, पहले सबको समझने दो। फर्क ये है कि पहला वाला क्वेश्चन में ना, पहला वाला क्वेश्चन में परसेंटेज अबंडेंस की बात कर रहा था, यानी 100 एटम में कितना कितना एटम था। और इस क्वेश्चन में डायरेक्टली परसेंटेज अबंडेंस ना देकर रिलेटिव रेशियो दे दिया एटम का, कोई बात नहीं, परसेंटेज अबंडेंस दे रहे या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स दिया रहे, करने का तरीका सेम ही है। अब इसको हम लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, सीधे ही सीधे यहीं से पहचान लेंगे। ये एटॉमिक मास दे दिया, कितने आइसोटोप है, 2 ही है, तो फॉर्मूला में कितनी बार आएगा M1N1 करके, 2 बार आएगा। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, पहचान लिया फटाक से क्या एटॉमिक मास। यहां से सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। M1 का वैल्यू 15 है और M2 का वैल्यू कितना, 18 है कि नहीं। एटॉमिक मास हो गया पहला स्टेप दूसरे का, और ये 9 पहला वाला के लिए 1 दूसरे वाले के लिए, ये एटॉमिक रेशियो कह दिया या मोलर रेशियो कह दिया, यानी बेसिकली क्या दे दिया, ये N1 है ये N2 है, तो N1 का वैल्यू कितना 9 और N2 का वैल्यू कितना 1। इसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए, खाली रटने से काम नहीं चलता। इसका अर्थ ये हुआ कि 9 और 1 10 एटम लेंगे ना उस एलिमेंट का, तो पहला वाला आइसोटोप जो होगा उसका 9 एटम होगा और दूसरे वाले का 1 एटम होगा। इसका अर्थ ये हुआ है कि नहीं, यानी ये 90% हो जाए, 10% अगर परसेंटेज की बात कर ले तो N1 मिल गया, N2 मिल गया। अब सीधे सीधे तुम्हारे पास फार्मूला है, देखोगे सब, किसका, एवरेज एटॉमिक मास का। क्या फार्मूला, फार्मूला है M1N1 प्लस M2N2। क्या आगे लिखें, नहीं लिखेंगे, तीसरा आइसोटोप नहीं है। 3 रहता तो 3 बार लिखते, 4 रहता तो 4 बार लिखते, 2 है तो 2 ही बार लिखेंगे। एंड डिवाइड बाय क्या, N1 प्लस N2, इतना ही करना है। 2 आइसोटोप है तो 2 बार, 3 रहता तो 3 बार, 4 रहता तो 4 बार, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो वैल्यू पुट कर दिया और तुम्हारे पास आंसर आ गया। M1 15 गुने 9, M2 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड डिवाइड बाई N1 प्लस N2 10 के बराबर, 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया 135 प्लस 18 एंड डिवाइड बाई 10, 8 5 13, 153 आ रहा है बटा 10, यानी कि 15.3 आंसर हो गया। एवरेज एटॉमिक मास आपके पास मिल गया। यानी कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमने सिखाया उस फार्मूले को कंठस्थ आपको याद कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, भिन्न भिन्न तरीके से उसमें जो टर्म है उसको देखने का, देने का तरीका जो होता है क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। परसेंटेज अबंडेंस कह देगा उसी को तो N1 N2 N3 ही लेंगे, या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कह देंगे तो वो भी बेसिकली N1 N2 N3 ही होगा। 2 एटम है यानी 2 आइसोटोप है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान होता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसी को बहुत तरीके से पूछ सकता हूं, विभिन्न वेराइटीज को देखना है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को डाउट नहीं है, ऑल क्लियर, बोलो एक बार, ऑल क्लियर है सबको। कौन बोल रहा है बेटा, राज रंजन, खाली तुम ही बोलता है, पढ़ के आया है आज, पढ़ के आया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3 एटम 3 आइसोटोप रहता तो क्या करते, तो 3 बार करते, 3 परसेंटेज कैलकुलेट करना पहली बात तो इसमें जरूरत नहीं है।
है कि नहीं? परसेंटेज कैलकुलेट करना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज तुम्हें कैलकुलेट करना ही है तो मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा होगा। जैसे पहला है एक्स इज टू वाई इज टू जेड, है कि नहीं? कह दे कि पहला वाला परसेंटेज कितना, तो एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और गुना कर दो किससे, 100 से। ये परसेंटेज हो जाएगा क्या, एक्स वाला। ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी वैसे कर रहे हैं। ये देख भाई, 9 बटा टोटल गुने 100, 9 बटा टोटल कितना, 10 गुने 100, 90%। किसी का भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जिसका परसेंटेज कहता है उसका वैल्यू ऊपर में, टोटल वैल्यू नीचे में, गुने 100, ऐसे कर लेंगे। जैसे कि ये तो मैथ्स है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, यहां पर तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत है। पहला तो टाइम बर्बाद कर दिया तुमने परसेंटेज कैलकुलेट करने में, और आंसर उतना ही आना है, तो हम क्यों व्यर्थ का अपना टाइम बर्बाद करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने में? हम रेशियो ही डायरेक्टली पुट कर देंगे, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी मान लो कि 2:3:5 तुम्हारे पास दिया था, तो ये n1 हो गया, n2 ये n3। लेकिन कोई भी बच्चा अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना ही चाहता है, एग्जाम में बैठ कर कहेगा नहीं हम तो आज परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे, तभी सर बताए थे परसेंटेज कैलकुलेट करना, लेकिन सर ये कभी नहीं बताए थे। लेकिन अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना ही चाहता है तो ज्ञान की बात कहीं ना कहीं ये काम आ सकता है। किसी भी रेशियो का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए उसका वैल्यू, जैसे इसका परसेंटेज निकालना है, क्या करोगे, 2 के ऊपर बटा टोटल, 5 3 8 और 2 10, है ना? इसका अर्थ समझ में आता है, पहले अर्थ समझना चाहिए। 2:3:5 का अर्थ ये हुआ, जैसे मैं कह दूं तुम 3 दोस्त थे और तुम लोग के पास रुपये जो है उसका जो रेशियो है 2:3:5 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 3 8 और 2 10, 10 रुपया तीनों को मिला करके है, तो पहला वाला के पास 2 रुपया, दूसरा वाला के पास 3 रुपया और तीसरा वाला के पास 5 रुपया है। तो परसेंटेज कैसे, 10 में इतना तो 100 में कितना, तो 10 में 2 तो 1 में 2/10, तो 100 में गुने 100। तो सिंपली सोच सकते हैं, यानी जिसका परसेंटेज पूछे वो अंक ऊपर में, टोटल जोड़ करके नीचे में, और गुना कर देंगे 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, तो निकल जाएगा ना ये 20%, 30%, 50%। तो ऐसे कैलकुलेट, 4 रहेगा तो चारों को निकाल सकते हैं, 5 रहेगा तो 5। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी इस तरह से दे तो आपको परसेंटेज अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज में निकाल कर भी फार्मूला परसेंटेज अबंडेंस वाला रखोगे तो भी आंसर फाइनली क्या मिलेगा, सेमी रखेगा, सेमी मिलेगा। तो हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट रेशियो को ही वैल्यू को पुट कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। तुम आधा घंटा बाद आना बेटा, फिर से समझा देंगे। हम तुम्हारे चलते अपना लेट बाद में देख लेना बेटा। देखो, अब कोई आधा घंटा बाद आया और बोला हम देरी से ज्वाइन किए हैं और फिर से पढ़ाना शुरू कर दिए, तुमने कितने लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया है? टाइम पर आइए, 8 बजे का मतलब 8 बजे। आप कहाँ पढ़ते उससे कोई मतलब नहीं। सर अगर 8 बजे आते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 8 बजे बैठिए, अदरवाइज। दूसरा एक है कि हम अपलोड कर देते हैं पूरा का पूरा, जो है वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन एक ही बात को आप जो आधा घंटा 45 मिनट कोई बाद आया बोलता है सर ये तो हम कुछ पढ़े ही नहीं, 45 मिनट वाला फिर से पढ़ा दीजिए ना। हमने अभी तक कितना मिनट पढ़ा दिया, काफी पढ़ा दिया, काफी टाइम निकल गया, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया। अब कह रहे हो कि फिर से पढ़ा दीजिए, हम न्यूमेरिकल की हेल्प से बताएंगे, लेकिन इस चीज को आप चेंज कीजिए, है कि नहीं? बी ऑन टाइम। 8 बजे का मतलब 8 बजे टाइम पर रहिए। नहीं तो अगर आप झेल सकते हैं तो फिर आपका अपलोडेड जो रहता है उस पर आप देखिए। बाकी बच्चे का, एक बच्चे के चक्कर में बाकी जो बच्चा बैठा है उसका टाइम और हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए प्लीज। हम बता रहे हैं, अभी बताया, फिर से मैं बताऊंगा, फार्मूले के हेल्प से बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और अभी फिर हम बताएंगे ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। लेकिन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम का भाई हम पक्के हैं, बता दे रहा हूं। अभी तो मैं थोड़ा बहुत झेल भी रहा हूं, आगे मुश्किल होगी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई, उसी क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है डिफरेंट हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, नाइट्रोजन, इस बार हम नाइट्रोजन ले लिए, exists in 2 isotopic form. n, अब देखो उसी को लिखने का तरीका को हम देखो कैसे डिफरेंटली लिख रहे हैं।
N14 मतलब क्या, ऐसा नाइट्रोजन जिसका कि एटॉमिक मास 14 है। एंड N15 इसी को कैसे लिख सकते थे, वो लिखा रह सकता था N14 ऐसे या N15 ऐसे, ये सब भी क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। या N14 यहाँ के जगह पर इधर भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है। यानी ये जो आइसोटोप है उसी को लिखने का बहुत तरीका है। जैसे ही देखा तुम्हारे पास पता चल गया कि दो नाइट्रोजन है, दो आइसोटोप है नाइट्रोजन का, जिसका कि एक का एटॉमिक मास 14 है और दूसरे का 15 है, यानी बेसिकली ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। क्लियर? चलो भाई, अब यहां से देखोगे इट्स एवरेज, एवरेज का मतलब एवरेज एटॉमिक मास, इट्स एवरेज एटॉमिक मास इज 14.2। इस क्वेश्चन में क्या किया कि नाइट्रोजन का दो आइसोटोप दे दिया और दोनों आइसोटोप के करस्पॉन्डिंग उसका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया। यह स्टेटमेंट हुआ। पूछ क्या रहा है भाई, कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप, यानी दो आइसोटोप है और उसका परसेंटेज अबंडेंस पूछता है। परसेंटेज का मतलब क्या, आउट ऑफ 100, एक अगर 30 आया तो दूसरा कितना 70, यानी दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए। परसेंटेज अबंडेंस पूछता है, यानी N1 और N2 का वैल्यू पूछता है। पहले क्वेश्चन को समझना भी तो जरूरी है। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में कहता है कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका दो आइसोटोप है, एटॉमिक मास हमको पता चल गया और परसेंटेज अबंडेंस पूछता है, जबकि एवरेज एटॉमिक मास इस बार दे दिया 14.2। एवरेज एटॉमिक मास याद रखना जो भी होगा वो जितने भी आइसोटोप्स का एटॉमिक मास है लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में होगा, यानी लोवेस्ट वैल्यू से ज्यादा और हाईएस्ट से कम होगा। एवरेज का वैल्यू क्या होता है, लोवेस्ट से ज्यादा और हाईएस्ट से कम, बीच में लाई करता है। अब कैसे करें इस न्यूमेरिकल को, तो देखो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, मैं फिर से जो शुरुआत में फार्मूला सिखाया उस फार्मूला को हम यहां पर फिर से लिखेंगे। क्या है यहां पर, नाइट्रोजन का आइसोटोप है, लिख देते हैं नाइट्रोजन का आइसोटोप है, दो आइसोटोप है। अब यहां पर हमने उसका एटॉमिक मास लिख लेना है। एटॉमिक मास जो लिखोगे वही M1 M2 होगा और उसके बाद दो ही है, थोड़ा छोटा ही रखें। और यहां पर क्या, परसेंटेज अबंडेंस, यही पूछता है परसेंटेज अबंडेंस। आइसोटोप नाइट्रोजन 14, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना दिया, 14 दिया। दूसरा कौन है, नाइट्रोजन 15, अर्थात इसका एटॉमिक मास कितना, 15। हम डिफरेंट टाइप से लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता रहे कि इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, बहुत जगहों पर तरह तरह से लिख सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो 14 लिखा वो क्या हो गया, पहला वाला का एटॉमिक मास M1, ये दूसरे वाले का एटॉमिक मास M2। अगर तीसरा रहता, मान लो N16 रहता, मान लो, तो ये लिखते 16, ये क्या लिखते M3, यानी M1 M2 M3 M4 ये जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट जो आइसोटोप्स है उसके एटॉमिक मास है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बच्चा लेट में ज्वाइन किया या कुछ भी ज्वाइन किया वो सब समझ सकता है, बड़ी आसान है। परसेंटेज अबंडेंस ये तो पूछता है तो हमको पता ही नहीं। परसेंटेज अबंडेंस पहले वाले को N1 कहते थे, दूसरा वाला को N2 कहते थे। परसेंटेज का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ, 100 में से कितना, यदि हम 100 आइटम लें तो 100 आइटम में से पहला वाला कितना, दूसरा वाला कितना, अगर तीसरा रहा तो तीसरा वाला कितना, यानी सबको जोड़ के कितना, 100, 100 में से कितना, उसको बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस। अब ये N1 और N2 का वैल्यू तो पता नहीं, कुछ मान लेते हैं। N1 का वैल्यू मान लो 1 है तो दोनों को जोड़कर तो 100 है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो अगर ये दोनों को जोड़ करके 100 है, ये x है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। यही अगर x पता चल गया तो दूसरा भी 100 माइनस एक्स पता चल जाएगा। सिंपल, ये तो सिंपल मैथ्स है। दो आदमी के पास 100 रुपया मिला करके, एक के पास 50 रुपया, दूसरे के पास 50, एक के पास 40 तो दूसरे के पास 60, यानी एक के पास x तो दूसरे के पास 100 माइनस एक्स। तो दो के लिए तो सिंपल है कि दोनों को मिलाकर के 100 है। 3 रहेगा तो 3 में से अगर एक पता है तो बाकी दोनों को हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे 3 वाला में भी देखेंगे, पहले सिंपल केस। अब तो बड़ा आसान हो गया, फार्मूला लगाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 14.1 सॉरी 2 14.2। इट इज इक्वल टू क्या फार्मूला, देखो हम फिर से फार्मूला लिख रहे हैं।
फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस n3 इसके बाद क्या, अगर चौथा रहता तो चौथा, पांचवा रहता तो पांचवा, छठा रहता तो छठा। क्या यहां पर m3 n3 लिखे क्या? सोच के बोलो, सब बोलो, माइक ऑन करो और ये बोलो कि m3 n3 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही आइसोटोप है तो दो ही बार आएगा। तीन रहता तो तीन बार, चार रहता तो चार बार, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। यानी कि अगर तीन रहता तो यही फॉर्मूला हम देखो लिखे थे। ये पहला फॉर्मूला आते के साथ क्लास जब शुरू हुई तो ये फॉर्मूला हमने समझा के लिखा था। नीचे में क्या, टोटल एटम कितना, n1 प्लस n2 प्लस n3। यही एवरेज आइसोटोप, एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो कि शुरुआत से हम बता रहे हैं, इसको याद कर लेना है। लेकिन ये तीन अगर आइसोटोप है तो तीन के लिए, चार रहता तो एक और m4 n4 जुड़ जाता, यहाँ n4 आ जाता। हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो ही आइसोटोप है तो हम दो ही बार लिखें, तीसरा कोई है ही नहीं, है कि नहीं? तो ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया, हर एक क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, फिर से बता दिया, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब m1 n1 का वैल्यू हम पुट करते हैं 14x, ये 14 था और इसको x मान लिया, बाकी तो मैथमेटिक्स है। m2 का वैल्यू 15, तो 15 100 माइनस एक्स एंड बटा n1 प्लस n2 जोड़ेगा तो दोनों पर जोड़ने पर 100 ही होना चाहिए, ऐसे भी जोड़ेगा तो x क्या हो गया, कैंसिल। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 जोड़ के 100 होना चाहिए। बाकी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं x के लिए, 80% आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये कितना हो गया 1420, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में 14x हो गया एंड प्लस 1500, ब्रैकेट को तोड़ दो। अब कुछ बच्चा ये पूछ सकता है सर इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसमें किसी को अगर डाउट है बेसिक में कि कैसे सर तोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो व्हाट्सअप कर देना, उसको हम सिखा देंगे, है क्या? क्योंकि ये सब तो बहुत बेसिक है, इसको तो पाँचवा चौथा वाला बच्चा भी सब करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1500 माइनस 15x, अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखो ये 15x प्लस 14x को इधर ले आओ, तो 15x माइनस 14x हो जाएगा, इधर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इट इज इक्वल टू 1500 में से 1420 को घटा दिया तो 80 हो गया, यानी बेसिकली ये x हो गया, x का वैल्यू कितना 80। 80 का मतलब x का वैल्यू मिल गया 80%, परसेंटेज अबंडेंस, x का वैल्यू क्या 80%, तो 100 माइनस x कितना हो गया 20। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, और ये हो गया 20%। यही दोनों परसेंटेज अबंडेंस आपके पास आंसर हो गया। यानी कि 100 एटम ले, इसका अर्थ क्या हुआ, 100 एटम यदि लिया जाए इस नाइट्रोजन का जिसमें दो आइसोटोप है, तो उसमें से नाइट्रोजन 14 वाला पढ़ते हैं, नाइट्रोजन 14 वो होगा 80%, 100 में से 80 एटम होगा, और 20% का मतलब 20 एटम होगा ये वाला नाइट्रोजन 15, ये हो गया। यानी देखो हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके जो दिया हुआ चीज़ है उसको पुट कर दिया, जो अननोन है उसको कैलकुलेट कर लिया, सिंपल मैथ्स को लगा करके। किसी को डाउट हो तो बोलो भाई इस क्वेश्चन में। अभी आ रहे हैं, क्लास हो रहा है 8:47 और ये 3 बच्चे अभी आ रहे हैं एडमिट होने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो भाई टाइमिंग थोड़ा सा सुधार लिया, फिर एक तरीका ये भी है कि आप फिर से इसको रिवाइज करके जब हम अपलोड कर देते हैं, अपलोड तो हो ही जाता है अगले दिन, आप उसको भी वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी है, 15 मिनट होता है, ये 45 मिनट कहाँ से होता है, 45 मिनट की तो क्लास ही होती है। आप नॉक कर रहे हैं एकदम लास्ट में कि सर हमको अब एंट्री दीजिए, तो अभी तो बिल्कुल नए हो इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आगे से थोड़ा मुश्किल होगा। हम ज्वाइन कर, कुछ लोग का डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो एंट्री ही लेट कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर आप क्या सब्जेक्ट समझेंगे, क्या समझोगे, यानी कि बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के लिए, बहुत सिंसियरिटी की जरूरत पड़ती है। टीचर को सिर्फ सिंसियर रहने से नहीं होता कि 8 बजे सिर्फ टीचर आ जाएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर।
टाइम भी एक परफेक्टनेस होनी चाहिए, तब जाकर के चीज़ें होती है। हाँ, जो इसके पहले वाले सर कहीं पढ़ा रहे होंगे तो 15 मिनट लेट कर सकते हैं, मे बी क्वाइट पॉसिबल। तो 15 मिनट होता है, ये 45 मिनट कैसा होता है? फिर उन सर से बोलो कि पूरा का पूरा वो पीरियड ही पढ़ा दीजिए, कम से कम वो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सीख रहे हैं किस तरह से एवरेज एटॉमिक मास वाला जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, डिफरेंट केसेस में कैसे करें। नहीं तो एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि मैं अपनी क्लास 8:15 से ही रखूं, और 8 एक है तरीका, 8:15 से रखूं और फिर ये सवा घंटे चलेगा, यानी बेसिकली ये आपका 9:30 तक एक क्लास चलेगी। ये एक पॉसिबिलिटी है, इस पर हम विचार कर सकते हैं कि अगर किसी को, बहुत सारे लोगों की क्लास पहले होती है तो 8:15 से लेकर के 9:30 तक इस क्लास को हम रख सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8:15 का मतलब फिर 8:15, अगर ऐसा चाहते हो तो हमको बता देना, हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट है, उसका एक से ज़्यादा आइसोटोप हो सकता है, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, और उसका परसेंटेज अबंडेंस का मतलब 100 एटम में से किसी आइसोटोप का कितना एटम मौजूद है, या तो परसेंटेज अबंडेंस देगा या तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम देगा। ये जो परसेंटेज अबंडेंस से रिलेटिव नंबर ऑफ एटम देगा उसको हम क्या करें, N1 N2 N3, है कि नहीं। और जो एटॉमिक मास देगा M1 M2 M3, और उसके बाद फार्मूला लगा रहे हैं M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। तुम्हारे पास एवरेज एटॉमिक मास मिल जा रहा है। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और जरा करके देखते हैं। देखोगे सब ध्यान से, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, हल्का सा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। Mg यानी मैग्नीशियम हैज 3 isotopes. Mg24, Mg25 एंड Mg26। देखते के साथ एकदम आंखों में चमक हो जानी चाहिए कि ये पहला वाला एटॉमिक मास दिया 24, दूसरे वाले का 25 और तीसरे वाले का 26। M1 मिल गया, M2 मिल गया और M3 मिल गया। अब क्या दिया हुआ इसमें देखो, Mg24 हैज 79 मोल परसेंट। ये क्या दिया, मोल परसेंट बताए थे। एटम का परसेंटेज दे या मोल का परसेंटेज दे, दोनों का रेशियो सेम ही होता है। यानी बेसिकली ये N1 दे दिया, 100 मोल अगर लें तो 100 मोल में से 79 मोल Mg24 वाला होगा, है कि नहीं। या एटम के हिसाब से 100 एटम लें तो 100 एटम में से 79 एटम Mg24 का होगा। मोल, देखो इस सेंटेंस को भी हम कम से कम 10 बार बोले, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। तो एटम का परसेंटेज दे या मोल का परसेंटेज दे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। रेस्ट मतलब बचा हुआ 21%, 21 मोल परसेंट कह लो, 21 क्या मोल परसेंट, 100 होता है 79 हो गया तो बच कितना गया, 21 मोल परसेंट। और Mg25 एंड Mg26। मतलब क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है। 3 आइसोटोप है और तीनों आइसोटोप का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, दे दिया 24, 25, 26, और एक का मोल परसेंटेज दे दिया 79, एक ही का दिया, बाकी दोनों का नहीं दिया। बाकी दोनों में, दोनों को मिला करके 21% है। यानी परसेंटेज अबंडेंस पहले वाले का 79 और फिर दोनों 25 और 26 वाले का, दोनों को मिला करके 21। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मोल परसेंट of Mg26 if average atomic mass is 24.31।
है ना, ये क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक मास मैग्नीशियम का जिसका कि 3 आइसोटोप है वो क्वेश्चन में दे दिया 24.31 24.31, और इन तीनों आइसोटोप में से एक का परसेंटेज अबंडेंस, यही परसेंटेज अबंडेंस है, मोल परसेंटेज दे दिया, एटम का परसेंटेज दे दिया, यानी परसेंटेज कह दिया तो परसेंटेज अबंडेंस है, एक का दे दिया यानी N1 मिल गया। बाकी 21% में दोनों है, 25 वाला भी और 26 वाला भी। पूछता किसके बारे में है, ये मैग्नीशियम 26 जिसका एटॉमिक मास 26 उसका क्या मोल परसेंटेज होगा। कैसे करें इस क्वेश्चन को, करते हैं। मैथ्स ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत कम है इसमें, सिंपल मैथ्स होगी। देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास आइसोटोप्स हैं, है ना, एक एक पॉइंट ध्यान से देखोगे। अब इस आइसोटोप जो कि 3 है उसका एटॉमिक मास हमको पता है, लिख देंगे उसको, और मोल परसेंटेज यानी परसेंटेज अबंडेंस कह लो, मोल परसेंटेज परसेंटेज अबंडेंस सब यही एक ही चीज है। पहला वाला क्या, मैग्नीशियम 24 तो एटॉमिक मास कितना, ये जो ऊपर में लिखा है ये एटॉमिक मास ही है 24। मोल परसेंटेज ये तो दे दिया 79, ये N1 हो गया और क्या, ये M1 हो गया, ये तो सिखा रहे। Mg दूसरा वाला 25 वाला, तो एटॉमिक मास कितना 25 है, इसको कह दिया M2 एटॉमिक मास, M2 सेकेंड आइसोटोप का। और इसका कितना भाई हमको पता नहीं है, N2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, और इसका N3 ये भी वैल्यू हमको पता नहीं है, 26 वाले का भी नहीं पता, Mg 26, इसका एटॉमिक मास 26, ये M3 कह दिया इसको, और इसका N3 ये दोनों मिला करके लेकिन पता है, ये N1 पता है और N2, इसको हम क्या कह रहे थे N1 का वैल्यू कह दिया 79, ये N2 और ये N3 दोनों अलग अलग नहीं पता, लेकिन दोनों को जोड़ करके पता है कि 21 के बराबर है, इसका और इसका मोल परसेंटेज मिला करके 21 मोल परसेंट के बराबर है। किसका पूछता है, 26 वाले का, कुछ मान लेते x मान लो, ये मान लिया कि x मोल परसेंट है, तो दोनों को मिला करके 21 है, N2 और N3 को मिलाकर 21 है, ये x कह दिया, तो ये कितना हो जाएगा 21 - 6। सर इसको x मान लेते तो, इसको x मानते तो ये 21 - 6 होता। सर आप इसी को क्यों x माने, तुम्हारी मर्जी, किसी को ही मानोगे आंसर वही आने वाला है। हम इसको इस x इसीलिए माने क्योंकि x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको x मानते, ये 21 - 6 करते तो इसका आंसर आ जाता। कुछ भी मानोगे आपका आंसर सेम में आने वाला है, लेकिन ये एक बात क्लियर होना चाहिए कि एक को x माना तो दूसरा 21 - 6। देखो तीनों को जोड़ के 100 आ रहा है, आ रहा है। अब हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसी फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, अननोन जो x है आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो लिख रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास, एक एक पॉइंट ध्यान से देखोगे। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, मैं फिर लिख रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में तो लिखता ही हूँ। फार्मूला ये है बच्चे, M1 N1 प्लस M2 N2 N प्लस M3 N3। 3 तरह के आइसोटोप है इसलिए 3 बार लिखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 था इसलिए 2 बार लिख रहे थे। डिवाइड कर देंगे किससे, N1 प्लस N2 प्लस N3 से, है कि नहीं। अब M1 N1 करते जाते हैं, गुना करते जाते हैं, 24 गुने 79 पहला। दूसरा M2 N2, M2 कितना है 25 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद तीसरा M3 N3 26x प्लस 26x डिवाइड बाय क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3 दोनों को जोड़ोगे तो कितना 100 होना भी चाहिए, 100 परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। और क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, देखो 24.31 24.31। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने अभी दिया, चलो सॉल्व करके बताओ, कोई बताओ भाई, x का वैल्यू निकालो, आंसर देना। 10 कौन बोला बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, 10%, 10%, वेरी गुड वेरी गुड, 10%, बहुत बढ़िया। सब फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उसको कैलकुलेट कर लिया।
है ना, कितना तो आसान होता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता। इसको हम एक बार फिर समझाएं, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा, क्योंकि इसको थोड़ा लंबा जा रहा है। लंबा जाने से कॉन्सेप्ट आदि आता है, तो ये लंबा क्या है, फटाक से उस फॉर्मूले में वैल्यू करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, इससे उसको मल्टीप्लाई कर देना और एक्स का वैल्यू सब सॉल्व करोगे घर पर अपने से, खुद से। ये प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए। एक्स का वैल्यू आ गया 10 और एक्स ही हमको चाहिए था, यानी आंसर आ गया MG26 के लिए 10%। आंसर लिखा रहेगा 4 ऑप्शन में, तो आंसर होगा 10%। यही अगर पूछता कि MG25 कितना होगा, तो 21 में से 10 को घटा दो, यानी 11% होगा। चलो, अब ये मान रहा हूं कि कुछ बच्चों को ये डाउट होगा, चाहे यूट्यूब पर देख रहा है या आप लोग देख रहे हैं, तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं एक बार। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम देंगे और उसको आप लोग ट्राई करेंगे, तो उसके बाद सब क्लियर हो गया। क्या इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है? क्या कहता है, मैग्नीशियम है, इसके 3 आइसोटोप हैं, दे दिया भाई 3 आइसोटोप, Mg24, 25, 26। ये क्या है सर लिखा हुआ? वो दिया है उसका एटॉमिक मास, एक का 24, दूसरे का 25, तीसरे का 26। तो एटॉमिक मास दिया तो M1, M2, M3 कह दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद कहता यह है कि मैग्नीशियम 24, जिसका एटॉमिक मास 24 है, उसका मोल परसेंटेज 79 है। मोल परसेंटेज कहो, एटम का परसेंटेज कहो, परसेंटेज अबंडेंस कहो, तीनों सिनोनिम है, पर्यायवाची है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो 79 N1 हो गया। जो परसेंटेज दिया रहता है या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम दिया रहता है, उसको हम लोग N1 N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। N का मतलब नंबर, N1। अब ये कहता है कि बाकी जो 21 मोल परसेंट बचा, 100 है सबको मिला के, तो 21 जो बचा उसमें से 25 वाला भी और 26 वाला भी है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नीशियम 26 वाला कितना मोल परसेंट होगा यदि एटॉमिक मास एवरेज उस मैग्नीशियम का 24.39, यानी एवरेज वैल्यू दे दिया, एवरेज वैल्यू दे दिया। एक इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट यहां कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखा M1 N1, M1 N1, M2 N2। ये M2 जो पता है, N2 क्या माने, किसी को x कह दो तो दूसरा वाला 21 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 79 है और ये दोनों मिला के 21 है, तो एक अगर x है तो दूसरा 21 माइनस x। N2 का वैल्यू पुट कर दिया, M2 N2 ये आ गया। उसके बाद M3 N3 का वैल्यू x पुट कर दिया, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 100 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया, तो x का वैल्यू आया 10, यानी 10 मोल परसेंट तुम्हारा मैग्नीशियम 26 वाला है। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो बेटा। इसमें 79 अगर नहीं दिया जाएगा तो उनके बाद नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो। हाँ अरे भैया, सुनो 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 ध्यान से। दो अगर बच्चा है और दोनों में से दोनों को मिला के हमको पता है कि 100 रुपया है, क्लियर ना? दोनों को मिला के कितना है 100, तो एक का अगर x पता तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स। बात क्लियर हुई? लेकिन अगर 3 बच्चा है, तीनों को मिला के 100 है कि नहीं, और एक का पता नहीं, दूसरे का पता नहीं, तीसरे का पता, यानी x, वहां तो देखो वहां पर हमको एक भी नहीं पता, एक का x मान 100 माइनस एक्स आ गया था, और यहां पर अगर एक का x मानोगे तो बाकी दोनों का क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। लेकिन वो 100 माइनस एक्स में दोनों है, अब तीसरे वाला का एक और पता चल जाएगा तब ना दूसरे वाला का पता चलेगा। यानी कि 3 में से कम 2 को अगर पता है तो तीसरा पता चल जाएगा। यानी कि अगर 3 है तो उस केस में हमको सबको जोड़ के देखो, 3 है तो कितना इक्वेशन चाहिए, 2 है तो 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 है तो 3 इक्वेशन चाहिए कि नहीं? तो 2 है तो इक्वेशन तो मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 100, और दूसरा इक्वेशन एवरेज से निकाल दे रहे। 3 है तो 3 इक्वेशन चाहिए। अगर सिर्फ एक ही मिला x का वैल्यू और एवरेज वाला वैल्यू मिला तो दूसरा वाला भी कम से कम पता रहेगा, तो तीसरा वाला वैल्यू आ जाएगा। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो 2 वाला में तो 2 ही की जरूरत थी, दोनों इक्वेशन हमारे पास मिल रहा था। लेकिन 3 वाला में अगर 2 अगर हमको पता चल गया, ये वाला ये, तो ये पता चल गया। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता, तीनों में से मान लो कि कोई भी नहीं दिया, लेकिन इतना हमको पता है कि N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है वो कितना है 100, एक इक्वेशन मिला। और एक और इक्वेशन मिल सकता था यदि हम किसी को x मान लेते, तो इसको अगर x कह लेते तो ये दोनों मिलके क्या होता 100 माइनस एक्स।
तो फिर तो भी तुम्हारा सॉल्व नहीं होता ना, मुश्किल होती। तो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ करके आपको पता है, लेकिन इंडिविजुअली कितना है ये आपको पता नहीं है। वो पता कब रहेगा, जबकि कम से कम एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। सिंपल एकदम। अरे मैथ्स पढ़ते हैं ना, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 के लिए 3 चाहिए, 4 के लिए 4 चाहिए, वही बात है। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोग, बोलो बोलो बेटा, सुन रहे हैं? नहीं सर, हो गया। ये सिंपल मैथ्स है, पढ़ते होगे ना कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो, पढ़ते हो ना, एक्स है वाई है, जी सर। हाँ, तो उसमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। तो 3 अगर इक्वेशन रहे तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, फिर बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर सकता है, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। मैथ्स है वो सब। चलो भाई, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग हमको सॉल्व करके बताइए। एन एलिमेंट exists in 2 isotopic forms. One isotope has atomic mass 20 and its percentage abundance is 80%. Calculate atomic mass of सेकेंड आइसोटोप, दूसरा वाला जो आइसोटोप है, इफ एवरेज एटॉमिक मास इज 20.2। ये क्वेश्चन है जो कि तुम्हें करने के लिए दिया, आप लोग इसको करके बताइए। फार्मूला वही इस्तेमाल करना है बच्चे, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। 2 आइसोटोप है, पहले का एटॉमिक मास m1 दे दिया, दूसरे का एटॉमिक मास पूछता है यानी m2 पूछता है। एक का परसेंटेज 80 दे दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल गया, एक 80 तो दूसरा पता है, 100 में से एक 80 तो दूसरा पता है। सेकेंड का आइसोटोप का एटॉमिक मास पूछता है, यानी एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, यानी एवरेज वाला फार्मूला में एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू दिया 20.2। तो जो अननोन है m2 उसको कैलकुलेट करके फटाक से बताओ, उसी फार्मूले से, जिसका हो जाए आंसर बोलेगा। सर 21 आ गया सर। 21। अच्छा देखो, सुनो सब, हैंड रेज करो, सब हाथ उठाओ, हैंड रेज करो, जिसका हो जाए संत, हैंड रेज करोगे, बोलो नहीं, अब म्यूट कर लो सब बेटा, सारे म्यूट, सिर्फ बोलो। अभी तक सबका खड़ा नहीं हुआ हाथ। सृष्टि, सूरजा, संदीप, काजल, जफर, अनंत, तस्नीम, प्रिंस कुमार, ये सब हो गया। आदित्य गुप्ता, इनका हो गया है, वेरी गुड। काफी लोगों का हो गया, बहुत अच्छा। फार्मूला वही लगाना है, अब क्या पहचान लेना। देखो अब बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट यहीं से पहचानते हैं। न्यूमेरिकल वहीं से जैसे करते हो तो टाइम बहुत कम होता है, वहीं पे पहचान होता है। ये जो 20 दिया, ये क्या दे दिया, m1 दे दिया, पहला का एटॉमिक मास दे दिया, m1 दिया। ये जो 80% दे दिया, 80%, ये क्या दे दिया, पहले का परसेंटेज अबंडेंस n1 दे दिया। ये क्या दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा, m2 का वैल्यू पूछा, क्या n2 मिल गया? n2 तो मिल गया ना, एक अगर 80% है, 2 ही है, तो दूसरा कितना हो गया, 20%, यानी 20 के बराबर हो गया।
वैल्यू को फटाफट पुट कर दो। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 20.2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1n1। अब m1 का वैल्यू तुमको पता है 20 के बराबर, n1 कितना 80 प्लस m2, यही m2 तो हमको पता करना है, सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास पता करना, n2 अननोन है। n2 का वैल्यू कितना 20, डिवाइड कर देना है किससे, 100 से, n1 प्लस n2 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। और यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है m2 का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, बहुत आसान, इसमें तो बहुत डिफिकल्ट है भी नहीं। और ये 21 आ जाता है, यानी कि एटॉमिक मास दूसरे वाले आइसोटोप का 21 के बराबर हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, और बड़ा आसान होता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता। हम असाइनमेंट आपको दे देंगे डीपीपी का, सबको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस ग्रुप पर मैसेज कर देंगे, आपको उसको देख लेना। डीपीपी नंबर 3 में कौन सा क्वेश्चन, डीपीपी नंबर 3 करना है, डीपीपी नंबर 3 करना है, अगले क्लास में करके लाना है उसको। और वो हम लोग डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट मंडे को करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अगले क्लास में बताएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे देंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें छोड़ करके जो कि हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना, जो नहीं पढ़ा वो नहीं करना, जो पढ़ लिया उसको करना है डीपीपी नंबर 3 को, जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। तो हाँ बोलो बच्चा, बोलो, कोई बोल रहा है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है, जल्दी से पूछो। हो गया डीपीपी 2 तो हमको डिस्कस भी कर दिया। कौन पूछ रहा है? उसी में है, अरे उसमें 10 सारे डीपीपी उसी में है। जो डीपीपी नंबर 1 किया उसी में 2 था, उसी में 3 है, उसी में 4 है, उसी में 9 है, उसी में 10 है। सारे डीपीपी उसी में है, उसी पीडीएफ में है, यानी अलग से नहीं है बेटा, उसी में सब डीपीपी है, बस एक एक करके हम सॉल्व करवा रहे हैं। ऑल डीपीपी आर देयर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड नाइट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जम के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।